नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और आपके साथ मैं हूं मोनिका नायक। तो चले खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर जमीन को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ये आरोप कांग्रेस द्वारा प्रायोजित राजनीतिक षड्यंत्र है। भाजपा नेतृत्व का स्पष्ट मानना है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के परिवार का संपत्ति का व्यवसाय पुराना है और कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की छवि धूमिल का प्रयास किया जा रहा है। मामला तथ्यहीन है और कांग्रेस बिना किसी ठोस आधार के निराधार सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है जहां जमीनें खरीदी वहीं से सड़क कैसे बन रही है, ये कैसा संयोग है। मध्य प्रदेश का खुफिया तंत्र को ये सब दिखाई नहीं देता। इन जमीन मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 111 एकड़ जमीन ऐसी जगहों पर खरीदी गई जो सड़कों, हाईवे की अधोसंरचना परियोजना से प्रभावित क्षेत्र है। क्या केवल संयोग है या प्रयोग है? जमीन खरीदो और योजना लेके आओ। सभी भूमि सौदों में स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो, निष्पक्षता पर काम होगा।
छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मौजूद है, लेकिन यही जंगल अब आग, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों की चुनौती से जूझ रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब स्पेशल एक्शन प्लान पर तेजी से काम शुरू हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ यानी जंगलों का गढ़ राज्य का करीब 44% हिस्सा वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, जो सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी, आजीविका और पर्यावरण का आधार भी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं, अवैध कटाई और अतिक्रमण जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। गर्मी शुरू होते ही कई इलाकों में जंगल धधकने लगते हैं, जिससे न सिर्फ पेड़ पौधे जलते हैं बल्कि वन्य जीवों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। यही वजह है कि अब वन विभाग ने स्पेशल एक्शन प्लान लागू किया है, जिसके तहत सबसे ज्यादा फोकस वनाग्नि नियंत्रण पर किया जा रहा है। आग से वन जीवों की जान को भी खतरा होता है, वनों पर निर्भर रहने वाले लोगों को भी नुकसान होता है। छत्तीसगढ़ सुंदर स्टेट भी है और बहुत संपन्न और समृद्ध स्टेट भी है। कहे कि एक तो यहाँ 44% भूभाग वनों से आच्छादित है और अबूझमाड़ जैसा डेंस फॉरेस्ट हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अनेक जलप्रपात और गुफा वगैरह पौराणिक जगह यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर है। वनों को वन हमारे जीवन का मुख्य आधार है, जीवन का मुख्य आधार है और पूरे देश में हमारा वन एक अपना अलग स्थान रखता है और देश में हम सर्वोच्च स्थान पर हम रहते हैं। तो कहीं न कहीं से हमारी इस प्राकृतिक जो संपदा है उसका बेहतर तरीके से संरक्षण करें, इस सब चीजों के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार काम कर रही है। इसी के साथ महुआ एकत्रित करने के लिए जो आग लगाई जाती, उस पर रोक लगाई गई है। वनों में किसी भी प्रकार आग से पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि महुआ बीनने के लिए लगाई गई आग भी प्रतिबंध की श्रेणी में आएगी। अब ऐसे मामलों में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। असामाजिक तत्व भी कई बार मस्ती में आग लगाकर नुकसान पहुंचाते हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे जंगलों को आग से बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करें, क्योंकि वन हमारे समृद्धि का एक प्रमुख आधार है। वनों में आग लगने से जो हमारी उपजाऊ जमीन है उसके जो भी कहते हैं पोषक तत्व है वो खत्म हो जाते हैं। कहीं न कहीं से आप और हम सबको मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि महुआ का सीजन चल रहा है, महुआ के लिए हमारे लोग वनों में आग न लगाएं। और मैं आप सभी निवेदन करता हूं कि जो लोग कहते हैं बीड़ी सिगरेट पी करके या फिर कोई आग लगा देता है, इस तरीके से यदि स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो तत्काल हमारे संबंधित जो अधिकारी हैं उन तक कहते हैं आप सूचना अवश्य करें, ताकि हम इस जो जंगलों में लगने वाली आग को हम रोक सकें। छत्तीसगढ़ में वन भूमि और शासकीय जमीनों पर बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अब सख्त अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग संयुक्त रूप से अवैध कब्जों को हटाने के साथ साथ जंगलों को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी कड़ी निगरानी रख रहे हैं। अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। वहीं वन क्षेत्रों को दोबारा सुरक्षित और हरित बनाने की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर वन क्षेत्रों में विशेष गश्त बढ़ाई गई है। अब तक कई जिलों के वन क्षेत्र को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है और कार्रवाई जारी है। वन विभाग का कहना है कि जंगलों में अवैध कब्जा, कटाई और निर्माण करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। वनों के क्षेत्र में लगभग हमारे 3000 हमारे हेक्टेयर लगभग ऐसे हैं जहां पर अतिक्रमण किया गया था पिछले वर्षों पे, और उसको भी कहते हैं जो अवैध तरीके से जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उसको बेदखल करने का काम किया है। लगभग 900 हेक्टेयर में हम लोगों ने बेदखली किया है और विशेष तौर पे सरगुजा क्षेत्र में इन सब बातों को लेकर के बहुत सारी बातें आ रही थी, तो उसको लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई है। और हमारा आगे आने वाले समय में प्रयास रहेगा कि 100% हमारे जो अतिक्रमण जो जंगल है उनको मुक्त कराया जाए।
भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80A के अंतर्गत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कार्रवाई होती है। प्रशासन का फोकस केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कब्जा मुक्त क्षेत्रों में दोबारा वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का कहना है कि जंगल और वन संपदा की सुरक्षा के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। वहीं 15 साल के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की आधिकारिक नंबर 3 जर्सी मिल गई है। वैभव सूर्यवंशी सीनियर टीम इंडिया के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। बीसीसीआई ने थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु के जरिए वैभव को 3 नंबर की जर्सी होटल भिजवाई, जिसे वैभव सूर्यवंशी काफी देर तक देखते रहे। इस दौरान सूर्यवंशी ने सबसे पहले रघु के पैर छुए और उन्हें प्रणाम किया। वहीं टीम इंडिया की जर्सी मिलने पर वैभव ने कहा कि ये जर्सी मेरे अब तक के करियर का सबसे बड़ा कदम है। इस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। आपको बता दें कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को पहली बार सीनियर भारतीय टीम में जगह दी गई है। देश की नेशनल टीम में सेलेक्ट होने वाली सूर्यवंशी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे में अगर वैभव खेलते हैं तो वह क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का सबसे कम उम्र में भारत के लिए खेलने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वहीं लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद देश भर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी कड़ी में INS 24/7 ने ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित कोचिंग संस्थानों का रियलिटी चेक किया। जांच के दौरान पार्किंग व्यवस्था, फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास और आवागमन के रास्तों का निरीक्षण किया गया। शहर में सैकड़ों कोचिंग संस्थानों में रोज हजारों छात्र छात्राएं पढ़ने पहुंचते हैं। ऐसे में फायर सेफ्टी मानकों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की स्थिति जानना जरूरी हो गया है। अभिभावक भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर जवाब मांग रहे हैं। दिल्ली के होटल अग्निकांड के बाद से अभी इसी महीने में जून माह में एक और हादसा हुआ। लखनऊ के अलीगंज में एक जो एनिमेशन सेंटर यानी कोचिंग में आग लग गई, जिसमें 15 लोगों की जान जा चुकी है। 15 छात्रों की मौत के बाद से अब जिला प्रशासन ग्वालियर क्या कर रहा है, इसकी पड़ताल करने के लिए हम आए हैं। यहाँ एक कोचिंग सेंटर का जाल है। आप देख सकते हैं कि ये SP टावर है सिटी सेंटर क्षेत्र में, और यहाँ पर आकाश कोचिंग सहित ऐसे अन्य कॉलोनी की तमाम कोचिंग चलती हैं। अब हम सबसे पहले पड़ताल करेंगे इस कोचिंग की जो बेसमेंट है, ये रास्ता जाता है, और इस बेसमेंट में देखने की हालत क्या है कि आखिर इस बेसमेंट के अंदर क्या स्थिति है, क्योंकि जो आग लगी थी वो घटना भी इस बात को लेकर हुई थी कि बेसमेंट के अंदर AC संचालित हो रहे थे। लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वाहनों की भरमार है, और जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनकी आपको स्थिति क्या होती होगी इसका अंदाज़ा लगा जा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस बेसमेंट के पास ही यहाँ पर जो AC के जो आउटर हैं वो भी यहाँ लगे हुए हैं। आप इस आकाश कोचिंग में आए हैं जो 2 फ्लोर पर चलती है, 2nd और 3rd फ्लोर पर। यहाँ पर जो फायर सेफ्टी के लिए अलार्म भी लगाए गए हैं, कुछ फायर अलार्म भी हैं सेफ्टी के। हालांकि यहाँ चूँकि बड़ी कोचिंग है तो काफ़ी सेफ्टी के। आप मैं जानना चाहूँगा, ये आपका शुभ नाम क्या है? सौरभ। सौरभ जी, क्या है आप? मैं यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हूँ। जो आपने हादसा सुना होगा लखनऊ का, उसके बाद क्या अलर्ट? बहुत दर्दनाक हादसा है सर, और हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, और प्रशासन को इसमें बहुत सख्त होना चाहिए। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, और ये एग्जिट का जो बताया गया रास्ता वो होना भी चाहिए। यहाँ पर ये मैं देखना चाहूँगा, ये लगा हुआ है। क्यों सर, ये तो एक्सपायर हो रहा है आपका, ये नवंबर में अभी ये 4/11/2026 को होना है, और ये 6 किलो का लगाया गया है यूनिफाइड। वैसा यहाँ पर है भी और कहीं पर नहीं भी है। इस तरह से अभी और सुरक्षा के मानकों को अपनाने की ज़रूरत है, ताकि लखनऊ जैसे हादसे ना हों और हमारे नौजवान और नौनिहाल छात्र छात्राएं काल के गाल में कब असमय ना समा जाएं। ऐसी सावधानी बरतने की आवश्यकता जिला प्रशासन और कोचिंग संस्थानों से भी की जा रही है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं लखनऊ की। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत के बाद बिलासपुर में भी कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के गांधी चौक के पास बिहारी टॉकीज के सामने स्थित गली में INS 24/7 ने रियलिटी चेक किया, जहां कई गंभीर खामियां सामने आई है। यहां 15 से अधिक कोचिंग सेंटर एक दूसरे से सटे हुए संचालित हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर आपात स्थिति से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं दिखी। लखनऊ की जो घटना हुई उसको देखते हुए हम लोग अलग से यहाँ पे टीम गठन कर दिए हैं। निगम की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम और होमगार्ड के सामने स्थित निरीक्षण किया जा रहा है। अगर अग्निशमन दुर्घटना होती है और हम लोग जो बिल्डिंग परमिशन जारी किए हैं इसको उल्लंघन में कोई पाया जाता है निर्माण कार्य तो उसकी विधिवत कार्रवाई करेंगे और एक जागरूकता के लिए भी हम लोग इनके साथ मिलकर कार्यक्रम करेंगे ताकि इनको अग्नि दुर्घटना से कैसे बचा जा सके इसके बारे में प्रेरित किया जाए। लखनऊ आगजनी के बाद नगर निगम की टीम और बिलासपुर के पुलिस विभाग और अन्य दस्ता बिलासपुर के जो कोचिंग सेंटर है वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ उपायुक्त साहब हैं, उनसे पूछेंगे। सर, आगजनी हुई है, बिलासपुर में भी काफी ज्यादा कोचिंग सेंटर है, कैसे देखते हैं, किस तरीके के अवैध अगर है तो क्या कार्रवाई होगी सर? अवैध तो बहुत कम ही है वैसे, और कुछ कमियां जो हैं जैसे कि फायर सेफ्टी संबंध में, पार्किंग के संबंध में और भी जो कमियां हैं उसकी प्रॉपर चेक लिस्टिंग की जा रही है। और जो कमियां उसमें संचालक को अगर छोटी कमियां हैं तो उनको मौका दिया जाएगा, और अगर कुछ मेजर कमियां पाई जाती है जिसमें कि जो स्टूडेंट हैं उनको कुछ क्षति होने की संभावना है तो ऐसी स्थिति में तत्काल कार्रवाई करते हुए सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। बिलासपुर के दयालबंद स्थित एजुकेशन हब बना हुआ है। एक गली में करीबन 10 कोचिंग सेंटर है। एंट्री का तो है लेकिन एग्जिट की कोई व्यवस्था नहीं, क्या कार्रवाई होगी? उसी संबंध में जांच किया जा रहा है। ऐसी स्थिति पाए जाने पर संचालक को नोटिस देते हुए, उनको समय देते हुए कार्रवाई की जाएगी, और जहां पे अगर ऐसा प्रतीत होता है कि इसको तत्काल में कार्रवाई करना आवश्यक है करके तो ऐसी जगहों को सील भी किया जाएगा। फायर सेफ्टी की बात किया जाता है लेकिन वहाँ पर जो फायर फाइटर होते हैं जो एक्सपायरी हो जाते हैं लंबे समय से उनकी ऑडिट भी नहीं होती है, तो ऐसे में किस तरीके से नोटिस दिया जाएगा या फिर किसी प्रकार कोई और एक्शन? उसकी चेक लिस्ट बनाई गई है, जैसे कि अभी भी जिस संस्था में यहाँ पर मौजूद है वहाँ पे भी फायर सेफ्टी का जो लाइसेंस है वो करीबन 1 महीना पहले ही खत्म हुआ है उनका जो अवधि थी, तो उनको समय दिया गया है और नोटिस जारी करके उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर का जो एजुकेशन हब दयालबंद कहा जाता है वहां पर भी पूरी टीम जाने वाली है। अगर वहां पर किसी प्रकार का कोई भी कमियां पाई जाती हैं या अवैध पाया जाता है तो वहां पर बुलडोजर एक्शन की भी बात की जा रही है। वहीं अनूपपुर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां लखनऊ अग्निकांड में भालूमाड़ा के जैनिल चक्रवर्ती की भी मौत हुई है। भीषण अग्निकांड के 15 मृतकों में अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा निवासी शिक्षक जैनुल चक्रवर्ती भी शामिल है। जैनुल 2023 से लखनऊ में रह रहे थे। कोचिंग संस्थान में लगी आग की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जैनुल का शव उनके गृह ग्राम भालूमाड़ा पहुंचाया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। हादसे के बाद से परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। यह दुखद घटना पूरे हम कोयलांचल क्षेत्र के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए झकझोर देने वाली है। हमें हमारे जीजू जैन चक्रवर्ती जी ने फोन के माध्यम से बताया कि आज जो सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गए, अब अपना भांजा अंकुर नहीं रहा। हमारे सीएमओ सर के द्वारा ऐसा घटना घट गया है जयंत भैया के पास में, और वो निकल गए हैं, वो ड्यूटी में नहीं आ सकते। तो हम लोग न्यूज़ सर्च करने लग गए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब हम लोग न्यूज़ देखे तो बहुत ही दुखद घटना, हम लोग को आंखों देखा हाल हम लोग बयान नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल था। फिर भी हम लोग एक उम्मीद लगाए थे कहीं बच्चा हमारा दिख जाए। घटना तो सर जो है 3 बजे की थी, और हम लोग रात में निकले वहाँ से बाडी लेकर के, करीब 2:30 बजे, 2-2:15 बजे वहाँ से चले, और परिजन जो है मिले हमसे सर यहाँ प्रयागराज में, वहाँ तक पहुँच पाए थे। ऐसे अलग अलग टुकड़ी अलग अलग जगह गए जो पूरी? जी पूरी जगह फोर्स गई है लेकर के, जहाँ जहाँ की डेड बॉडी थी वहाँ जो है लोग। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।